आरजेडी को ही क्यों चुना? बिहार में तो और भी कई राजनीतिक दल है, बीजेपी है, जेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर सर हैं और कल इन्होंने आरजेडी का दामन थामा है, आरजेडी ज्वाइन की है। जाहिर तौर पर कई राजनीतिक सवाल भी होंगे, कई दूसरे सवाल भी होंगे और उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पहला सवाल ये होगा सर कि आप जैसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और राजनीति में आपने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की है जी। क्या वजह रही जब आपको ये फैसला लेना पड़ा कि अब हम राजनीति में जाएंगे? देखिए, सामाजिक काम से हम लगभग 20 सालों से जुड़े हुए हैं और समय समय पर जहानाबाद और अरवल के क्षेत्र में हम सामाजिक काम करते रहे हैं और लोगों से बड़ा जुड़ाव रहा है और लोगों का बहुत प्यार मिला है। तो पिछले महीने 12 तारीख को जहानाबाद की सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक नागरिक अभिनंदन हमारे लिए रखा था और उस अभिनंदन में सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, पुरुष महिलाएं सभी एकत्रित थे और बहुत लोगों ने उसमें अपनी बातें रखी और सबका ये कहना था कि आप अब सेवानिवृत्त हो गए हैं तो जो आपकी मजबूरियां थी नौकरी की वो खत्म हो गई है। आपका जज्बा है लोगों के लिए काम करना, तो राजनीति लोगों के लिए काम करने के लिए एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म है और हम लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में आएं और सेवा जो पहले दे रहे थे उसको और वृहद स्तर पर कर सकें। उसके बाद हमने राजनीति में आने का फिर ये सवाल भी बनता है सर कि आपने आरजेडी को ही क्यों चुना? बिहार में तो और भी कई राजनीतिक दल है, बीजेपी है, जेडीयू है जो आरजेडी की सहयोगी है और दूसरे राजनीतिक दल भी हैं, उनके साथ भी आप जा सकते थे। लालू यादव के साथ जाने की वजह क्या रही? देखिए, हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं और इतिहास हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की है और पढ़ाया भी है और उसके साथ साथ हमने समाजशास्त्र का अध्ययन भी किया है। हमारी विचारधारा एक प्रोग्रेसिव, एक लिबरल विचारधारा हमेशा रही है और हमने नौकरी के लगभग 32 साल का जो हमारा कार्यकाल था उसमें हमने सामाजिक न्याय को पुलिस तंत्र के द्वारा स्थापित करने की कोशिश की। हमने जहां भी काम किया कोशिश की कि जो कमजोर तबका है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से कमजोर हो, राजनीतिक रूप से कमजोर हो, जेंडर के रूप से कमजोर हो, उसको मदद किया जाए। जो पुलिस की ताकत है, जो कानून का हाथ है, वो वैसे लोगों के साथ होना चाहिए। तो मैंने इस विचारधारा को पढ़ाई करते समय भी और नौकरी करते समय भी इसी विचारधारा को फॉलो किया है। देखिए, इस समय आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग आयाम हैं। एक है सामाजिक न्याय की लड़ाई जो आदरणीय लालू जी पिछले कई दशकों से लड़ते रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते रहे हैं और आज जो आदरणीय तेजस्वी जी का एक आधुनिक युवा नेतृत्व आरजेडी को मिला है और उनका जो विजन है एक नए बिहार का, और इसलिए नए बिहार को बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि आरजेडी को और वृहद किया जाए, क्योंकि अगर आप बिहार की कल्पना करते हैं तो किसी एक समाज या एक समुदाय या एक जाति विशेष से नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सबको साथ लेके चलना होगा और इसलिए उन्होंने A to Z का नारा दिया और कई चुनाव में देखा गया है कि उन्होंने ये करके भी दिखाया। तो ये एक सामाजिक न्याय और एक सामाजिक समन्वय, ये दोनों की जो धारा इस समय आरजेडी में चल रही है उससे मैं प्रभावित हूं और यही सोचकर मैंने आरजेडी को ज्वाइन किया। तो आरजेडी ज्वाइन करने से पहले आपकी मुलाकात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी हुई, क्या बात हुई लालू यादव से? लालू जी से कोई राजनीतिक चर्चा खास नहीं हुई। हम वहां गए और उनका हालचाल पूछे
लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया और बताया कि ये कौन हैं और ये राजद में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने तरीके से अपना जो उनका स्टाइल होता है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आश्वासन दिया कि आइए और काम कीजिए। आशीर्वाद दिया, टास्क क्या दिया लालू यादव ने? देखिए, टास्क अभी ना आदरणीय लालू जी ने कुछ दिया है, ना कहीं और से मिला है। मैंने आरजेडी के एक कार्यकर्ता की तरह ज्वाइन किया हूँ और पार्टी जिस तरह से हमें जिस रोल में भी रखना चाहेगी, तो मैं दीवार पर पोस्टर लगाने से और किसी भी दूसरे मंच पर काम करने के लिए तैयार हूँ और हर तरह से समर्पित होकर 24/7 काम करूँगा। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैंने आपको कहा ना कि पार्टी मुझे जिस रोल में भी जो भी कहेगी, जब भी कहेगी, मैं पार्टी का एक अनुशासित वर्कर होने के नाते पार्टी के आज्ञा का पालन करूंगा। नहीं, अभी आपने ही कहा कि जो आपकी आरजेडी में आने की वजह रही या राजनीति में आने की वजह रही, वो ये रही कि आपके लोगों ने, आपके शुभचिंतकों ने आपसे आग्रह किया कि अब आप रिटायर हो गए हैं राजनीति में। क्या वही शुभचिंतक अगर आपसे आग्रह करेंगे कि आप चुनाव लड़िए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ेंगे उनके आग्रह पर? देखिए, शुभचिंतक तो हमारे जो है वो चाहेंगे कि हम बड़े से बड़े ओहदे पर पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को देखना चाहता है, वैसे ही हमारे मित्र, हमारे समर्थक, हमारे साथी सभी चाहेंगे। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, वो पार्टी का डिसीजन होता है और पार्टी, जैसा हमने कहा, जब भी जो काम सौंपेगी उसको पूरी ईमानदारी से करूंगा। बिहार का बेटा दूसरे राज्य में जाकर कई वर्षों तक बिहार की सेवा करता रहा और हमने कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, दरअसल इसको थोड़ा और मैं सुधारूंगा, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ही नहीं, चर्चित आईपीएस अधिकारी जो तमिलनाडु के डीजीपी रहे, बिहार में अब आप सेवा करने आए हैं। क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस चीज की जरूरत आपको सबसे ज्यादा लगती है, जो कहीं ना कहीं आपको खलता है, सालता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए और मैं करूंगा? देखिए, मुझे सबसे जरूरी ये दिखता है कि बिहार की आबादी 13-14 करोड़ है और बिहार एक तरह से कृषि प्रधान राज्य है, खासकर जब झारखंड के अलग होने के बाद। तो यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, रोजगार का सृजन कैसे हो, इस पर सबको सोचना चाहिए और इस दिशा में काम होना चाहिए। बीजेपी को चुनौती मानते हैं? बीजेपी से मुकाबला है, नरेंद्र मोदी से मुकाबला है, महागठबंधन का, तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का। देखिए, महागठबंधन की जो राजनीति है और जो विचारधारा है, तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सामाजिक सौहार्द हमेशा बना हुआ है और यहाँ लड़ाई विचारधारा की होगी और उस विचारधारा की लड़ाई में महागठबंधन की जो विकासशील विचारधारा है, जनता उसके साथ जाएगी। एक सवाल यह भी होगा, देखिए इस वक्त हम तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी से बात कर रहे हैं और उन मुद्दों पर बात नहीं करें, उन सवालों पर बात नहीं करें जिसकी वजह से लंबे वक्त से बिहार की राजनीति गरमाई रही, लंबे वक्त से जिसकी चर्चा रही। बिहारी मजदूरों का सवाल था और जिस तरह की बात सामने आई, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर और उस राज्य के पुलिस अधिकारी के तौर पर जिसके बारे में ये चर्चा चल रही हो, जिसके बारे में ये खबरें चल रही हो, वहाँ बिहारी मजदूरों के साथ घटनाएं हो रही हैं, भले ही वो खबरें गलत थी, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए इसको संभालना? ये चुनौतीपूर्ण था क्योंकि ये अफवाह थी और इसमें सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ और आप जानते हैं सोशल मीडिया में सेकंड्स में खबरें फैल जाती हैं और उसी खबर को जब कोई आदमी देखता है तो एक जो साधारण व्यक्ति है, जैसे फैक्ट चेकिंग के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, फैक्ट चेक किया जा सकता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं करते हैं और जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं। तो पूरा तमिलनाडु का प्रशासन जो था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सबने बड़ी मुस्तैदी से इस पर काम किया और हर तरह से उसी सोशल मीडिया को दोबारा माध्यम बनाया गया
लोगों तक सच्चाई पहुंचाएंगे। आपने होली मिलन समारोह किया, तमाम तरह की तस्वीरें भी हमने देखी, इसके जरिए आपने वहाँ स्थिति संभाली। जी, लोगों का विश्वास जीतना था और ये बताना था कि जो अफवाहें हैं वो अफवाह है और इसमें कहीं भी कोई भी दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। और समय लगता है कि जब आप एक इनविजिबल एनिमी से लड़ रहे हैं, जो आपको शत्रु दिखता ही नहीं है, तो ये ऐसी लड़ाई है, तो समय लगता है, लेकिन अंतोगत्वा लोग समझते हैं। ये घटना हम पत्रकारों के लिए भी एक सबक है, राजनेताओं के लिए भी एक सबक है। गलती दोनों तरफ से हुई, पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आए इस घटना को लेकर, पूरी सच्चाई जाने इस घटना की, और पत्रकारों से भी गलती हुई, कई दूसरी जगहों पर भी खबरें चली, अखबारों में भी खबरें चली। क्या सुझाव होगा आपकी तरफ से इस तरह की घटना को लेकर? देखिए, ये चीजें बड़ी सेंसिटिव होती हैं। जैसे कम्युनल घटना हो, यहाँ तो दो राज्यों के संबंध की बात थी, और न सिर्फ दो राज्यों के संबंध की बात थी, लाखों बिहारी श्रमवीर जो तमिलनाडु में काम करते हैं उनके भविष्य की बात थी। एक बार अगर आप माहौल खराब कर देते हैं तो वहां के लोगों में भी तो इसके प्रति एक निगेटिव रिएक्शन हो सकता है। तो ये बात थी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि चाहे कोई राजनेता हो या पत्रकार हो, आज फैक्ट चेकिंग के सारे माध्यम उपलब्ध हैं। आप अगेन एक बटन क्लिक करके कर सकते हैं, और अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, आज जो खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस स्तर पर पहुंच गया है, मतलब डीप फेक बनाना इतना आसान है। यहाँ तो खैर डीप फेक भी नहीं था, यहाँ तो अलग स्थिति की चीज अलग स्थिति में दिखाई गई थी, लेकिन डीप फेक भी बना के लोगों को दिखाया जा सकता है जो बिल्कुल नेचुरल लगती है। तो इसलिए जरूरी है कि जो लोग जिम्मेवार ओहदे पर हैं, तो उनको बिना फैक्ट चेकिंग किए ऐसी चीजें नहीं आगे बतानी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपकी जो जिम्मेवारी है वो भी दांव पे, आपकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पर है। तो लोगों को ये ना लगे कि इस चैनल में तो कभी भी कुछ भी दिखाया जा सकता है। नहीं, हालांकि मामला अदालत में है, लेकिन थोड़ी चर्चा मनीष कश्यप पर हम करना चाहेंगे। एक बहस तो छिड़ी हुई है, आप जानते हैं, कि क्या अपराध की गंभीरता इस हद तक है कि एनएसए लगाया जाए? कैसे देखते हैं इस अपराध को? क्या एनएसए लगाना सही? इस पर बड़ी चर्चा होती है। देखिए, ये तो जो अन्वेषण कर रहे हैं अधिकारी, उनको बेहतर पता होगा कि क्या बात थी और क्या अपराध है और क्यों एनएसए लगाया गया। और इसके डीप में इसलिए नहीं कमेंट कर सकते कि देखिए, ये जुडिशियल इशू है, तो जो जुडिशियरी का प्रोसेस चल रहा है उस पर टीका टिप्पणी करनी उचित नहीं होगा। पत्रकारों के लिए भी एक सबक है ये घटना, और सबक लेना चाहिए, और ऐसे मामलों की कवरेज से पहले थोड़ा सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। जरूर, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर सर थे, और अब राजनीतिक पारी की शुरुआत इन्होंने की है। राजनीति के जरिए अब अपनी दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं, आरजेडी में शामिल हो गए हैं, और चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसको लेकर बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है इनकी तरफ से। लेकिन जो चर्चा है कि आप चुनाव लड़ेंगे सर, हालांकि बाकी तस्वीर साफ होगी जब चुनाव का वक्त आएगा। लेकिन कई मुद्दों पर बात हुई, तमिलनाडु का जो मामला था उस पर भी बात हुई, दूसरे कई राजनीतिक सवालों पर बात हुई, महागठबंधन के सामने 2024 में क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना वक्त देने के लिए। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।